गई। हेलो दोस्तों, मैं विपिन आपका स्वागत करता हूं आर्मी पेपर हैकर पर। आ जाइए, आज हम देखेंगे फिजिक्स के आगे के क्वेश्चन। कल हम 150 क्वेश्चन देख सके थे, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, यदि केस नली का व्यास 2 गुना कर दिया जाए तो इसमें चढ़ने वाले जल सतह की ऊंचाई, तो ऊंचाई ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है। इसका एक फॉर्मूला होता है H बराबर 2t cos फाई अपन रो जी आर होता है। आर इसमें क्या है, त्रिज्या है। तो जो ऊंचाई जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आर के, त्रिज्या के। अगर हम त्रिज्या को अगर बढ़ा देंगे तो हमारी हाइट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। त्रिज्या क्या होती है, व्यास का 2 गुना, व्यास का आधा होता है। व्यास का आधा क्या होती है, त्रिज्या। तो अगर हम त्रिज्या को 2 गुना कर दें, वो क्या कह रहा है, व्यास को 2 गुना कर दें। जब व्यास 2 गुना होगा तो त्रिज्या भी क्या हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। अगर हम त्रिज्या को 2 गुना कर देंगे तो हाइट हमारी क्या हो जाएगी, आधी रह जाएगी। क्या रह जाएगी, आधी रह जाएगी, क्योंकि त्रिज्या हाइट का क्या है, अपोजिट रिलेशन है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, श्यानता की इकाई। तो श्यानता का अगर मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक होता है kg सेकंड प्रति मीटर स्क्वायर। इसे ही हम क्या कहते हैं, पवाइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पवाइज बोलते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर ए इज द राइट आंसर। पास्कल की बात करें तो ये किसका होता है, दाब का होता है। किसका, दाब का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब 2 विभिन्न व्यास की केस नलियों के किसी ध्रुव में ऊर्ध्वाधर डुबोने पर चढ़े ध्रुव की ऊंचाई। तो देखो, ध्रुव की ऊंचाई को हमने एक फॉर्मूला भी निकाला था। उस फॉर्मूला से क्या था, H जो होती है अपोजिट रिलेशन होता है R का। अगर देखो इसमें क्या होता है, अगर हम व्यास को या त्रिज्या को बढ़ा देंगे तो ऊंचाई क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अगर हम देखो त्रिज्या को घटा दें तो ऊंचाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो देखो अगर हम ऊंचाई बढ़ा रहे हैं तो क्या होगी, त्रिज्या हमें घटानी पड़ेगी। अगर ऊंचाई घटाएंगे तो हमें व्यास बढ़ा लेंगे। तो देखो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कम व्यास वाली, यानी कम व्यास वाली जो केस नली में ऊंचाई क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। ठीक है, जिसका व्यास कम होगा उसका ऊंचाई बढ़ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है। तो लैंप की बत्ती में चलता है केशकात के कारण। और केशकात प्रक्रिया क्या होती है, ध्रुव का ऊपर तथा नीचे चढ़ने की प्रक्रिया को केशकात कहते हैं। और केशकात के कारण ही लैंप की बत्ती में क्या होता है, तेल ऊपर की ओर चढ़ता है। इसी यानी केस की घटना के कारण ही क्या होता है, दिए की बत्ती में तेल ऊपर की ओर चढ़ता है। ये किसके कारण होता है, केशकात के कारण। आगे देखें, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह सिद्धांत किस पर आधारित है। तो देखो पास्कल का नियम की बात करें तो पास्कल का नियम कम दाब लगाकर, कम क्षेत्रफल पर लगाकर हम अधिक क्षेत्रफल पर अधिक दाब प्राप्त कर सकते हैं। यह क्या है, पास्कल का नियम है। अब आर्कमिज का सिद्धांत क्या कहता है कि जब किसी वस्तु को पानी में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबोई जाती है तो इसके भार में एक कमी महसूस होती है, और जो कमी महसूस होती है वो वस्तु के द्वारा हटाए गए ध्रुव के बराबर होती है। तो ये सिद्धांत कौन सा है, आर्कमिज का सिद्धांत है। और आर्कमिज के सिद्धांत के अनुसार अगर कोई वस्तु पानी में तैर रही है तो इसका मतलब यह है कि वो अपने भार के बराबर पानी को विस्थापित कर रही है। अगर नहीं डूब रही है तो इसका मतलब यह है कि वो वस्तु अपने भार के बराबर विस्थापित नहीं कर रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्कमिज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है, तो प्लावन के नियम से। और प्लावन का नियम क्या होता है, तो प्लावन का नियम कहता है, ये मान लीजिए ये क्या है, पानी की सतह है। ठीक है, अब हमने पानी की सतह में क्या किया, नाव लाके खड़ी की। और जब हम इसमें नाव लाके खड़ी करेंगे तो इसमें क्या होगा, नाव थोड़ी डूबेगी, नाव का थोड़ा सा हिस्सा क्या होगा, डूब जाएगा।
नाव का थोड़ा सा हिस्सा क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। जब नाव का थोड़ा हिस्सा डूब जाएगा तो जिस पर डूबने को बचाने के लिए एक बल लगता है, उसे बोलते हैं प्लावन बल। क्या कहते हैं, प्लावन बल। प्लावन बल, प्लावन बल जो होता है वो वस्तु को डूबने से रोकता है, यानी नीचे की सतह पर क्या लगाता है, बल लगाता है और वस्तु को डूबने से रोकता है। यह सिद्धांत किसका है, प्लावन का नियम है। ठीक है, तो आर्किमिडीज का सिद्धांत किससे नियम से संबंधित है, तो प्लावन के नियम से। आगे बढ़ते हैं। जब कोई वस्तु किसी द्रव में आंशिक या पूर्णतः रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है तथा उसके भार में आभासी कमी उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। यह सिद्धांत किसका है, तो यह सिद्धांत मैंने जस्ट अभी बताया पिछले क्वेश्चन में। यह किससे संबंधित है, आर्किमिडीज के सिद्धांत से। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है कि जब किसी वस्तु को हम पूर्णतः या आंशिक रूप से पानी में डुबोते हैं तो उसके भार में एक कमी महसूस होती है और जो कमी जो महसूस हुई वो कमी वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के बराबर होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्प्लावकता संबंधित वैज्ञानिक हैं, तो उत्प्लावकता किससे संबंधित है, आर्किमिडीज से संबंधित है। उत्प्लावकता का नियम किसने दिया था, आर्किमिडीज ने दिया था। ठीक है, उत्प्लावकता क्या है, जो वस्तु को डूबने से रोकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द्रव में आंशिक या पूर्णतः रूप से डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा किस पर निर्भर करती है, तो किस पर निर्भर करती है, वस्तु के द्वारा हटाए गए विस्थापित किए गए द्रव के बराबर। तो किसके बराबर, तो ठोस के द्वारा हटाए गए द्रव के बराबर की मात्रा पर निर्भर करती है। यानी कि अगर कोई वस्तु तैर रही है तो इसका मतलब यह है कि वह अपने भार के बराबर क्या कर रही है, द्रव को विस्थापित कर रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, जब जल पृष्ठ लोहे के टुकड़े के ना तैरने का कारण क्या है, कि देखो जल में लोहे का टुकड़ा क्यों नहीं तैर पाता, क्योंकि लोहे का टुकड़ा अपने वजन के बराबर द्रव को विस्थापित नहीं कर पाता, इसलिए डूब जाता है। और जहाज जो होता है वो अपने भार के बराबर पानी को विस्थापित कर देता है, जिसके कारण क्या होता है, वो पानी में तैरने लगता है। तो देखो लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि लोहे द्वारा जो विस्थापित भार है वो लोहे का जो विस्थापित, लोहे ने जो पानी को विस्थापित किया वो लोहे के वजन से कम था, इसलिए लोहा डूब गया। आगे बढ़ते हैं। कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने आयतन के बराबर। अगर वो अपने आयतन के बराबर हटाती है तो डूब जाएगी, अगर वो भार के बराबर हटाती है तो नहीं डूबेगी, या पृष्ठ भाग के बराबर हटाएगी तो नहीं डूबेगी, घनत्व के बराबर हटाएगी तो भी नहीं डूबेगी, लेकिन आयतन के बराबर डूबे करेगी तो डूब जाएगी। ठीक है, एक महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश के थे, तो आर्किमिडीज कहाँ का था, ग्रीस का था। ग्रीस को पहले क्या कहते थे, यूनान कहते थे। क्या, यूनान। और यूनान की राजधानी की बात करें तो क्या थी, एथेंस थी, एथेंस। और एथेंस में ही पहले ओलंपिक हुए थे 1913 में, पहली बार ओलंपिक कहाँ हुए थे, तो एथेंस में ही हुए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पानी की बूंद का तेलीय पृष्ठ पर ना चिपकने का कारण क्या है, तो देखो एक बल, दो प्रकार के बल होते हैं, ध्यान से सुनना। एक बल होता है हमारा शासनजक बल। शासनजक बल क्या होता है, समान प्रकार के अणुओं के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं, शासनजक बल कहते हैं। जैसे पानी के गिलास में क्या होता है, गिलास में क्या है, पानी है, और पानी के अणुओं के बीच, पानी के ही अणुओं के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं, हम शासनजक बल कहते हैं। और आसंजक बल की बात करें तो विभिन्न प्रकार के अणुओं के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं, आसंजक बल कहते हैं। जैसे आपने देखा कि पेन से जब आप लिखते हो कागज पर, तो कागज के और स्याही के बीच में जो बल लगता है वो लगता है आसंजक बल। उस आसंजक बल के कारण ही स्याही कागज पर लिख पाती है। ठीक है, तो देखो पानी की बूंद पृष्ठीय तेल पर ना चिपकने का कारण क्या है, कि आसंजक बल उसमें कम होता है। अगर आसंजक बल अधिक होता तो पानी की बूंद तेल में क्या होती, चिपक जाती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तुल्यकाली उपग्रह घूमता है पृथ्वी के गिर्द। तो बात करें तुल्यकाली उपग्रह, ये क्या है, हमारी पृथ्वी है। ठीक है, और इस पृथ्वी के बाहर क्या है, ये तुल्यकाली उपग्रह है। ठीक है, और ये अपनी कक्षा में घूम रहा है। ठीक है, तो
तो ये किधर से किधर को घूमता है। तो अगर बात करें तुल्यकालिक उपग्रह की जो पृथ्वी से ऊंचाई होती है वो ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर। कितनी? 36,000 किलोमीटर। और तुल्यकालिक उपग्रह की बात करें तो ये पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। किससे? पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है और पृथ्वी के एक फिक्स एरिया को कवर करता है, यानी इसे एक पर्टिकुलर एरिया पर लगा दिया जाता है और उसी क्षेत्र की निगरानी करता है या उसी क्षेत्र में सिग्नल भेजता है। आगे बढ़ते हैं। पहिए में बॉल बेयरिंग का कार्य क्या होता है? देखो, पहले तो आपको पता होना चाहिए बेयरिंग किस काम के लिए यूज करते हैं। तो बेयरिंग का यूज करते हैं हम घर्षण को कम करने के लिए, और घर्षण को और अधिक कम कर सकें इसलिए हम बेयरिंग में क्या लगाते हैं? स्नेहक का प्रयोग करते हैं। स्नेहक जैसे ग्रीस या मोबिल, इनका हम यूज करते हैं जिससे घर्षण हमारा बहुत कम हो जाता है। तो बॉल बेयरिंग का प्रयोग जो करते हैं हम स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलने के लिए। स्थैतिक मतलब खड़ी हुई कोई वस्तु है तो उसमें घर्षण बल लग रहा होगा, उसे कहते हैं घर्षण बल। और गतिज घर्षण होते हैं जो चलती हुई गाड़ी पर लगता है, उसे क्या कहते हैं? गतिज घर्षण बल। यानी स्थैतिक घर्षण बल अधिक होता है गतिज घर्षण बल की अपेक्षा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर सी इज द राइट आंसर। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा, एक जेट इंजन और रॉकेट के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। पहला देखिए क्या कह रहा है, जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए प्रवेश की वायु का प्रयोग करता है, अतः यह अंतरिक्ष में गति के लिए अनुप्रयुक्त है। मतलब जो जेट इंजन जो होता है हमारा, वो जेट इंजन किस में लगा होता है? वो जेट इंजन लगा होता है हमारे हवाई जहाजों में या हमारे जितने भी फाइटर जेट होते हैं, फाइटर जेट यानी लड़ाकू विमान, जितने भी फाइटर जेट या हमारे कमर्शियल विमान होते हैं उनमें लगा होता है हमारा जेट इंजन। और जेट इंजन जो होता है अपने ईंधन के लिए कहां से लेता है? ऑक्सीजन लेता है वातावरण से। और जो जितने भी जेट इंजन होते हैं वो उड़ते कहाँ है? हमारे वातावरण में ही उड़ते हैं, यानी समताप मंडल तक उड़ते हैं। समताप मंडल तक हमारी क्या होती है? ऑक्सीजन होती है, और ये वायुमंडल से ही ऑक्सीजन लेके अपने ईंधन को जला लेते हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब बात करें हम दूसरे की, तो दूसरा ऑप्शन है हमारा रॉकेट अपने ऑक्सीजन पूर्ति को गैस के रूप में ईंधन में वहन करता है। देखो रॉकेट क्या होता है? ये पृथ्वी से क्या करता है? सैटेलाइट को ले जाता है और अंतरिक्ष में छोड़कर आता है। अगर ये अंतरिक्ष में जाता है तो अंतरिक्ष में कोई भी हवा नहीं होती है, तो कोई भी हवा नहीं होती है तो वहां ऑक्सीजन भी नहीं होती है। अगर किसी भी ईंधन को जलने के लिए ऑक्सीजन जरूरी होती है, तो ऑक्सीजन को जलाने के लिए या ईंधन को जलाने के लिए ये रॉकेट अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं। तो हमारा दूसरा भी क्या है? सही है। तो दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। एक और दो दोनों ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पानी में एक गिलास में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब पिघलती है तो वो अपने स्तर को क्या प्रभाव करेगा? तो अगर बात करें, देखो बर्फ का आयतन जो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बढ़ जाता है, और पानी बनने पर इसका जो होता है आयतन कम हो जाता है। जैसे मान लीजिए ये गिलास है, ये क्या है? गिलास है। एक गिलास में हमने क्या भर दिया? पानी भर दिया। ठीक है, अब इसमें क्या करता है? बर्फ, अगर इसमें क्या है? बर्फ पड़ी हुई है, ये मान लीजिए बर्फ पड़ी हुई है, तो बर्फ का जो एक हिस्सा होगा ऊपर, पानी के ऊपर होगा, और 8 हिस्सा बर्फ क्या होगी? पानी में डूबी हुई होगी। नहीं, पानी में बर्फ कितना डूबती है? 1/9 भाग डूबती है। यानी 1/9 भाग जो होता है पानी का बाहर रहता है, बर्फ का पानी से बाहर दिखाई देता है। ठीक है, तो अगर बर्फ पिघलेगी तो उसका आयतन क्या हो जाएगा? आयतन घट जाएगा और बर्फ के लेवल में ही बन जाएगा। तो कहते हैं कि अगर बर्फ पिघलेगी तो उसके स्तर पर कोई भी बदलाव नहीं होगा तथा उतना ही बना रहेगा। क्यों बना रहेगा? क्योंकि बर्फ पिघलने के बाद उसका आयतन कम हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है, एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9 मीटर प्रति सेकंड के एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है, तो 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा? यह पूछ रहा है। ऐसे मान लीजिए आप किसी ऊंची इमारत पर खड़े हैं और आपके हाथ में क्या है? एक गेंद है, और ऊंची इमारत की छत से आपने गेंद छोड़ी। गेंद छोड़ने के 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा, ये आपको बताना है। तो देखो, इसके लिए हम निकालते हैं गति के प्रथम नियम से। तो गति का प्रथम नियम क्या होता है? v बराबर
U प्लस जी टी। तो देखो इसने देखो त्वरण दे रखा है, त्वरण क्या दे रखा है 9.8, तो G बराबर दे रखा है इसने 9.8 मीटर प्रति सेकेंड, और देखो टाइम कितना दे रखा है इसने 3 सेकंड दे रखा है, t बराबर 0। बात करें u क्या है प्रारंभिक वेग है, और प्रारंभिक वेग यानी किसी अगर आपने पकड़ रखी है गेंद तो उसका वेग तो 0 होगा ना, तो प्रारंभिक वेग क्या होगा 0 होगा, अब रख दो। और जो टाइम वो क्या है हमारा 3 सेकंड दे रखा है इसने, कितना 3 सेकंड दे रखा है, देखो ये। अब हम ये लगा देंगे इसमें, v बराबर u की वैल्यू क्या है 0 है, g की क्या है 9.8 है, t की 3 है, और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 29.4 मीटर प्रति सेकेंड। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर सी इज द राइट आंसर, सी इज द क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा हमारा। आगे देखते हैं, सी वस्तु का द्रव्यमान 100 केजी है, और अगर चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण है तो चंद्रमा तो देखो इस क्वेश्चन में क्या है, ये कह रहा है द्रव्यमान क्या है 100 केजी है, तो आपको पता होना चाहिए द्रव्यमान बदलता नहीं है, हमेशा भार बदलता है। देखो भार क्या होता है, अगर भार की बात करें तो भार या वजन जो होता है वो होता है mg होता है, और हमारा द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान m होता है, क्या होता है m होता है। देखो हमेशा भार बदल जाता है, भार किसके अनुसार बदल जाता है, गुरुत्वाकर्षण जी के कारण, स्मॉल जी के कारण। जी का मान जगह जगह पर बदलता है, देखो जमीन के नीचे जाओगे तो जी का मान घट जाएगा, जमीन के ऊपर जाओगे तो भी जी का मान घट जाएगा, अगर भूमध्य रेखा पर हो तो जी का मान सबसे कम होगा, और ध्रुव पर हो तो सबसे अधिक होगा जी का मान। तो जी के अनुसार क्या होता है भार बदलता रहता है, लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलता है। अगर देखो जी की बात करें, अगर चंद्रमा पर जी का मान जो होता है वो 1/6 होता है किसके, पृथ्वी के, तो अगर वो कहता भार क्या होगा तो भार आपका बदल जाता। अगर वो कहता कि चंद्रमा पर भार क्या होगा तो भार जो हो जाता, भार क्या हो जाता 100/6 केजी हो जाता, 6 केजी हो जाता। लेकिन उसने क्या कहा है द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान पूछा है कि चंद्रमा पर द्रव्यमान क्या हुआ, तो द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है, तो द्रव्यमान क्या होगा, द्रव्यमान सेम रहेगा, द्रव्यमान क्या रहेगा सेम रहेगा, द्रव्यमान चेंज नहीं होता है, चेंज क्या होता है भार होता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा सी, सी इज द राइट आंसर, मतलब 100 केजी द्रव्यमान होगा। अगर वो कहता भार तो भार अलग होता है और द्रव्यमान अलग होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पावर या शक्ति का मात्रा वाट किसके समतुल्य है, वाट किसके समतुल्य है ये आपको बताना है। तो बात करें वाट की, तो जो वाट जो होता है वो होता है हमारा केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड क्यूब, ये इसे ही हम क्या कहते हैं वाट कहते हैं, क्या कहते हैं वाट कहते हैं। ये किसका मात्रक है, ये है शक्ति का मात्रक, शक्ति का मात्रक क्या है वाट है। अगर हम शक्ति को निकालें तो P बराबर होता है VI, अगर P बराबर क्या होता है VI होता है, P बराबर VI, ये किसका मात्रक है, ये क्या है पावर का सूत्र है। अगर इसे क्या कहते हैं केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यू, या इसे ही क्या कहते हैं हम वाट कहते हैं, ठीक है। अगर हम निकालें तो अगर इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, ये कैसे आया, तो अगर देखो P बराबर क्या होता है, पावर बराबर होता है कार्य बटे समय, क्या होता है कार्य बटे समय होता है, और कार्य का मात्रक हमारा क्या होता है, कार्य का मात्रक होता है हमारा केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अब बटे में क्या है समय, समय को क्या कहते हैं सेकंड कहते हैं। तो अगर हम इसे देखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड क्यूब हो जाएगा, क्या हो जाएगा सेकंड क्यूब हो जाएगा, ठीक है। कैसे आया कि पावर का सूत्र क्या होता है कार्य बटे समय होता है, और कार्य का हमारा सूत्र होता है, कार्य को किसमें केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होता है बटे सेकंड, अगर करेंगे तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो हमारा किसके बराबर हो गया ये केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड क्यूब, ठीक है। तो आंसर हो गया हमारा सी वाला राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा। देखो
मोमबत्ती के ज्वाला का भारहीनता हो या भार हो या नहीं हो, तो उसकी ज्वाला तो सेम रहेगी। हमेशा ज्वाला किधर को होगी, ऊपर की ओर रहती है, ज्वाला पर उसके कोई असर नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ज्वाला क्या रहेगी, बही रहेगी, ना ही छोटी होगी ना ही बड़ी होगी, हमेशा क्या रहेगी, बही रहेगी। आगे बढ़ते हैं। एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक जाता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? तरल का जो पृष्ठ तनाव है जल के पृष्ठ तनाव से अधिक होगा। पृष्ठ तनाव अधिक होने के कारण क्या होगा कि जो केस नली में अधिक चढ़ जाएगा। देखो क्या कह रहा है, एक केस नली में जल की अपेक्षा तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि तरल का जो पृष्ठ तनाव है वो जल की अपेक्षा अधिक है। क्या है? जल की अपेक्षा अधिक है। अगर पृष्ठ तनाव अधिक होगा, देखो पृष्ठ तनाव क्या होता है, पृष्ठ तनाव होता है कि किसी भी द्रव को क्या करे, वो मिनिमम क्षेत्रफल घेरे, यानी क्षेत्रफल को कम करने की कोशिश करता है। क्या? पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण ही कोई भी पानी की बूंद गोल होती है। जितनी भी पानी बूंद गोल क्यों होती है, तो वो होती है पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है, निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशकात एकमात्र कारण नहीं है? बताइए केशकात किस, इसमें कौन सा नियम है जिस पर केशकात नहीं लागू होता है? तो केशकात का नियम मैंने क्या बताया कि किसी परख नली या किसी केस नली में द्रव का ऊपर तथा नीचे चढ़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? केशकात कहलाती है। देखो स्याही का सोखना ये किसके कारण होता है? ये भी केशकात के कारण होता है। भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, ऐसे देखा होगा जो होते हैं समरसेबल वगैरह, उसमें देखा होगा पानी अपने आप ऊपर को आ जाता है। जैसे ही मोटर पानी खींचती है तो नीचे से पानी अपने आप ऊपर आ जाता है। किसके कारण? केशकात के कारण। सूती कपड़ों पर जल की बूंद का फैलना या पौधे की जड़ों से जल का उसके पर्ण समूह तक बढ़ाना। तो अगर बात करें केशकात का नियम कहां तक लागू होता है कि पेड़ की जड़ से तना तक जो पानी पहुंचता है वो केशकात के कारण पहुंचता है, लेकिन तने से लेकर पत्तियों में जो पानी पहुंचता है वो केशकात के कारण नहीं होता है। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। गुरुत्वाकर्षण के संभौरिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। न्यूटन ने ही गति के नियम दिए हैं। गैलीलियो ने क्या बनाई थी? दूरबीन बनाई थी। इसने क्या बनाई थी? दूरबीन। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। आइंस्टीन की बात करें तो इन्होंने E बराबर mc² हमारा फॉर्मूला दिया था। E बराबर mc² फॉर्मूला दिया था। ठीक है, कोपरनिकस ने क्या दिया था? सौरमंडल के नियम दिए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा संरक्षण का आश्रय क्या है? देखो ऊर्जा संरक्षण का आश्रय क्या है, ऊर्जा का सिद्धांत क्या है? उसे बोलते हैं कि ना तो हम ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं ना ही ऊर्जा को नष्ट कर सकते हैं, केवल ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, ऊर्जा का क्या करते हैं हम? एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करते हैं। ऊर्जा को ना नष्ट कर सकते हैं ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। देखो कैसे, मान लीजिए ये क्या है, ये कोई कार खड़ी है। ठीक है, ये यहाँ खड़ी है, तो कौन सी स्थितिज ऊर्जा है? कौन सी? स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा है इसमें। अगर ये दौड़ने लगे, क्या करे? दौड़ने लगे, ये गति करने लगे, क्या करने लगे? गति कर रही हो, तो इसमें कौन सी हो जाएगी? गतिज ऊर्जा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? गतिज ऊर्जा हो जाएगी। मतलब जब ये खड़ी थी तो इसमें क्या थी? स्थितिज ऊर्जा थी। अगर इसका क्या किया? गतिज करने लगी तो क्या हो गई? गतिज ऊर्जा हो गई। मतलब हमने स्थितिज ऊर्जा को किसमें बदल दिया? गतिज ऊर्जा में बदल दिया। तो ऊर्जा का क्या होता है? एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो जाती है। ऊर्जा को ना नष्ट कर सकते हैं ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। देखो ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश, यानी ऊर्जा को ना तो हम नष्ट कर सकते हैं ना ही हम पैदा कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का पलायन वेग क्या होता है? तो पलायन वेग क्या होता है पहले ये पता होना चाहिए। पलायन वेग वह वेग है जिस वेग से अगर किसी वस्तु को पृथ्वी से फेंका जाता है तो वह अंतरिक्ष में जाके रह जाती है, लौटकर वापस पृथ्वी पर नहीं आती है। मतलब अगर कोई वस्तु पलायन वेग से पृथ्वी से फेंकी जाती है तो वो लौटकर कभी पृथ्वी पर नहीं आएगी। ठीक है, तो पलायन वेग, पृथ्वी का जो पलायन वेग है तो वो कितना है? तो वो है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड।
यानी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर कोई वस्तु पृथ्वी छोड़कर अंतरिक्ष में जाती है तो वो लौटकर पृथ्वी पर नहीं आएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। पास्कल इकाई है, तो पास्कल किसकी इकाई है? दाब की। किसकी? दाब की। अगर आर्द्रता की बात करें तो इसे हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। किससे? हाइग्रोमीटर से। हाइग्रोमीटर। अगर आर्द्रता मापने की बात करें तो किससे मापते हैं? हाइग्रोमीटर से मापते हैं। और तापमान की बात करें तो तापमान का मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। क्या? केल्विन। ये क्या है? एसआई मात्रक है तापमान का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है, यानी कि ये दाब किसके बराबर है? अगर बात करें हमारा जो वायुमंडल दाब है, वायुमंडल दाब, वायुमंडल दाब जो होता है वो कितना होता है? 1 बार होता है। क्या? 1 बार होता है। और 1 बार को अगर बात करें तो ये कितना होता है? 10 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होता है। यानी किसके बराबर होता है? 10 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दाब इतना है कि 1 सेंटीमीटर जगह पर 10 किलो का वजन लग रहा होता है। ये क्या है? हमारे वायुमंडल दाब है। यानी ये पृथ्वी पर क्या है? वायुमंडल दाब है कि अगर कोई वस्तु है तो उसके 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर क्या लग रहा होगा? 10 किलो वजन लग रहा होगा। तो बात करना, ये कह रहा है 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? तो किसके बराबर हो जाएगा? ये 0.1 के बाद 0.1 बार के बराबर हो जाएगा। कैसे? कि देखो 10 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर क्या है? 1 बार है। अगर इसे 10 से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा? 1 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर ए इज द राइट आंसर। क्यूसेक मापा जाता है। क्यूसेक किसकी इकाई है? तो ये है जल की मात्रा की। ऐसे पूछता है कि आपके बांध में कितना पानी आ जाता है तो उसे मापते हैं कि इतना क्यूसेक पानी आ जाएगा। तो जल की मात्रा को मापने के लिए हम किसकी यूज करते हैं? क्यूसेक ही। क्यूसेक की मात्रा क्या है? जल को मापने की इकाई है। अगर जल की गहराई की बात करें तो हम किससे मापते हैं? फेदोमीटर से। किससे? फेदोमीटर से जल की गहराई मापते हैं। आगे बढ़ते हैं। किसी पिंड का भार पृथ्वी के सभी तल पर समान होता है। तो पृथ्वी, अगर देखो भार की बात करें तो भार क्या होता है? भार होता है mg। mg और g का मान देखो पृथ्वी पर g का मान सभी जगह अलग अलग है। केंद्र पर अलग है, ध्रुवों पर अलग है, तो भार एक समान नहीं हो सकता। ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। हाँ, ध्रुवों पर g का मान सबसे अधिक होगा तो उस पर भार भी सबसे अधिक हो जाएगा। विषुवत रेखा पर जी का मान सबसे कम होता है, तो ये गलत हो गया। देखो मैदानी अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है, तो पहाड़ी एरिया पर जी का मान कम होता है, इसलिए भाग कम होना चाहिए, ना कि अधिक। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी बी हो जाएगा, क्योंकि स्मॉल जी का मान ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है, इसलिए पिंड का भार भी सबसे अधिक कहां होगा? ध्रुवों पर होगा। आगे देखो, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार बढ़ जाता है, उसका भार घट जाता है, उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वह पूर्ण रूप से भारहीन हो जाती है। तो देखो भार क्या होता है? भार होता है हमारा mg। भार क्या होता है? हमारा mg होता है। भार बराबर mg होता है। ठीक है, अगर पृथ्वी पर बात करें तो पृथ्वी पर क्या होगा? पृथ्वी पर होगा mge। ये ई लगा लेते हैं हम पृथ्वी के लिए। ठीक है, अगर बात करें चंद्रमा पर तो चंद्रमा पर जो होता है जी का मान पृथ्वी के 1/6 के बराबर होता है। कितने? 1/6। तो mgm हो जाएगी, क्यों? चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण। तो देखो चंद्रमा पर जो जी का मान होगा वो घट जाएगा। कितना? 1/6। तो चंद्रमा पर जो भी वस्तु जाएगी उसका वजन क्या हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/6। पहले मान लीजिए अगर कोई वजन पृथ्वी पर 60 किलो का है तो पृथ्वी पर जाकर वह चंद्रमा पर जाकर कितना हो जाएगा? चंद्रमा पर जाकर हो जाएगा केवल 10 किलो। पृथ्वी पर 60 किलो है तो चंद्रमा पर 10 किलो हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
एक भू स्थिर उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्र बल के अभाव से होता है। ये जो प्राप्त होता है, देखो अपकेंद्र बल और अवकेंद्र बल। देखो अपकेंद्र बल क्या होता है, ये क्या है अपकेंद्र बल, एक मान लीजिए कोई गोला है, अपकेंद्र बल जो होता है केंद्र से बाहर की ओर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, अपकेंद्र बल कहते हैं, अपकेंद्र बल। ऐसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी के केंद्र से उपग्रह पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, अपकेंद्र बल कहते हैं। और जो उपग्रह को अपकेंद्र बल कहां से मिलता है, ये मान लीजिए क्या है पृथ्वी है और ये क्या है उपग्रह है। तो पृथ्वी का केंद्र से उपग्रह को जो लगेगा बाहर की ओर बल, वो किससे लगेगा, पृथ्वी के द्वारा उपग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण लगाए गए बल को क्या कहते हैं, हम अपकेंद्र बल कहते हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा बी, यानी पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उपग्रह पर क्या प्राप्त होता है, अपकेंद्र बल प्राप्त होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्वचालित घड़ियों में ऊर्जा मिलती है। पहले आजकल स्वचालित यानी ऑटोमेटिक घड़ी नहीं आ रही है, स्वचालित घड़ी नहीं आ रही है। पहले जो घड़ी आती थी वो ऑटोमेटिक होती थी, उसमें कोई सेल वगैरह नहीं होता था। तो पहले की जो घड़ियां थी उनको हाथ के मूवमेंट के कारण क्या होता, उनमें एक स्प्रिंग लगा होता था और उस जैसे ही हाथ की मूवमेंट होती, वो हाथ की मूवमेंट से क्या करते, अपने अंदर स्थितिक ऊर्जा को क्या कर लेती, स्टोर कर लेती, और उस स्टोर होने के कारण उससे पृथ्वी वो क्या करती, घड़ी टाइम दिखाती थी। लेकिन आजकल जितनी भी घड़ी आ रही हैं सब इलेक्ट्रिक घड़ी हैं, सभी में सेल पड़े हुए होते हैं। तो देखो जो स्वचालित घड़ियां थी कलाई की, वो हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से क्या होती थी, ऊर्जा को संचित करती थी स्प्रिंग के रूप में, और उसके बाद क्या चलती, वो घड़ी टाइम दिखाया करती थी। ठीक है, आजकल स्वचालित घड़ियां चलनी बंद हो गई हैं, आजकल सभी इलेक्ट्रॉनिक्स घड़ियां हो गई हैं। आगे बढ़ते हैं। जब कुएं से पानी बाल्टी से ऊपर खींचते हैं तो महसूस होता है कि, देखो जब आपने महसूस किया होगा, जब पानी की बाल्टी अगर पानी में भरी हुई है और उसे वो पानी में ही डूबी हुई है, तो आपको वजन खींचने में मालूम नहीं पड़ता है। जैसे ही बाल्टी पानी से निकलकर बाहर आती है तो आपको वजन क्या मालूम पड़ता है, महसूस मालूम पड़ता है ज्यादा। क्यों, क्योंकि ध्रुव में पानी में डूबने के कारण बाल्टी अपने वजन को एक वजन का क्या करती है, ह्रास करती है। वो किसके कारण, आर्कमिज के सिद्धांत के कारण। तो इसमें देखो कौन सा हो जाएगा, पृथ्वी की सतह से ऊपर भारी हो गई, पानी की सतह से ऊपर हल्की हो गई, पानी के बाहर आकर स्थिरता खो बैठी, पानी के बाहर आकर उसके द्रव्यमान में प्राप्ति हुई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बात करें इसकी, तो वह अपने ऊपर भारी हो जाती है। जैसे ही वो भारी पानी से बाहर निकालते हैं तो पानी सतह से ऊपर आते ही क्या हो जाती है, भारी हो जाती है। क्यों, क्योंकि जो पानी के अंदर आर्कमिज का सिद्धांत लग रहा था वो अब पानी से बाहर निकलने के बाद वो नहीं लगता है, और भार की कमी जो होती है पानी में वो वापस आते ही पूरे भार में आ जाती है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर ए इज द राइट आंसर। भारहीनता होती है, देखो भारहीनता होती है कब, या तो भारहीनता के दो कारण होते हैं, या तो गुरुत्वाकर्षण बल लगे ही ना, यानी गुरुत्वाकर्षण जीरो हो जाए। भारहीनता की स्थिति लिखिए, भारहीनता की स्थिति, भारहीनता की स्थिति दो हो सकती हैं। एक तो होगा गुरुत्वाकर्षण जीरो हो, तो आकर्षण जीरो हो, शून्य हो, या दूसरी कंडीशन जो होती है, या गुरुत्वाकर्षण के बराबर ही बल लगे, यानी गुरुत्वाकर्षण के बराबर ही विपरीत दिशा में क्या लगे, बल लगे। ऐसे मान लीजिए ये क्या है, पृथ्वी है, ठीक है, ये क्या है, पृथ्वी है। अगर मान ली यहाँ कोई वस्तु है, तो अगर ये कहां गिरेगी, नीचे की ओर गिरेगी, अगर इस पर ऊपर की ओर ही उतना बल लगा दें, मतलब mg लग रहा होगा, अगर इस पे भी ऊपर की ओर mg बल लगा दिया जाए तो क्या हो जाएगी, वस्तु भारहीनता महसूस करेगी। क्यों, क्योंकि नीचे भी उतना ही बल लग रहा है और ऊपर ही उतना बल लग रहा है, तो यहाँ क्या होगा, भारहीनता की स्थिति आ जाएगी। ठीक है, तो भारहीनता की स्थिति कब होती है, या तो गुरुत्वाकर्षण जीरो हो जाए, या गुरुत्वाकर्षण के विपरीत बल उतना ही बल लग रहा हो। गुरुत्वाकर्षण के विपरीत, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत
विपरीत उतना ही बल लगे। यानी दो स्थिति हैं कि जब गुरुत्वाकर्षण क्या हो जाए, यानी भारहीनता की स्थिति, या तो गुरुत्वाकर्षण 0 हो जाए या फिर पृथ्वी के द्वारा लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर ही विपरीत दिशा में क्या लग रहा हो, बल लग रहा हो। तो आंसर क्या हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में, यानी गुरुत्वाकर्षण नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, भार 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा सूत्र क्या होता है, भार का होता है mg होता है, और g गुरुत्वाकर्षण 0 हो जाएगा तो भार भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? प्रत्यास्थ है ये आपको बताना है, बताइए इनमें से कौन सबसे कम प्रत्यास्थ है। देखो प्रत्यास्थ क्या होता है, प्रत्यास्थ वह है यानी जिस किसी वस्तु पर बल लगाकर उसमें विकृति उत्पन्न कर दे और अगर हम बल को हटाएं तो वापस क्या हो जाए, अपनी सेम पोजीशन पहुंच जाए, वह क्या कहती है, प्रत्यास्थ कहलाती है। तो सबसे अधिक प्रत्यास्थ की बात करें तो क्या है, स्टील है। इनमें सब में क्या है, प्रत्यास्थ, सबसे अधिक प्रत्यास्थ है स्टील। स्टील क्या है, सबसे अधिक प्रत्यास्थ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्र बल के अभाव से होता है जो प्राप्त होता है। जो जस्ट हमने अभी कुछ ही पहले क्वेश्चन पढ़ा था, ये क्वेश्चन रिपीट है। तो अगर इसका उत्तर क्या होगा, पृथ्वी द्वारा लगाने पर गुरुत्वाकर्षण से, किससे, गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी के द्वारा लगाए गए से प्राप्त होता है अपकेंद्रीय बल। तो एक घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित होती है, तो स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है भंडारित, तो स्प्रिंग में जो ऊर्जा होती है वो स्प्रिंग की स्थिति के कारण होती है। किसके, स्थिति के कारण। जो स्थिति के कारण ऊर्जा हो उसे कहते हैं हम स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा कहते हैं स्थिति के कारण, स्थिति के कारण। अगर गति के कारण उसमें ऊर्जा है तो उसे गतिज ऊर्जा, रासायनिक के कारण उसमें ऊर्जा है तो उसे रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का कारण क्या है? तो देखो मैंने क्या बताया, भारहीनता की दो ही स्थिति है, या तो गुरुत्वाकर्षण 0 हो जाए या फिर पृथ्वी के द्वारा लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत उतना ही बल लगे जितना पृथ्वी बल लगा रही है, तो गुरुत्वाकर्षण क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखो बाहरी गुरुत्वाकर्षण का अभाव, बाहरी गुरुत्वाकर्षण का अभाव कैसे हो सकता है, आगे देखते हैं। कक्षा में त्वरित बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है। बाहरी गुरुत्वाकर्षण अंतरिक्ष यान के भीतर नहीं, कक्षा में अंतरिक्ष यान में ऊर्जा ना होता। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी, यानी कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर हो जाएगा। देखो कैसे कह रहा है, इसका मतलब कहने का ये है, ये क्या है, पृथ्वी है। अगर मान लीजिए यहाँ क्या है, उपग्रह है, क्या है, उपग्रह है। ठीक है, अब ये उपग्रह क्या करता है, पृथ्वी के द्वारा क्या लगाया जाएगा, अपनी तरफ को बल लगाया जाएगा, इसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल लगाया जाएगा। और ये उपग्रह क्या करेगा, अपनी गति के कारण क्या करेगा, गति के कारण क्या कर लेगा, इस बल के विरुद्ध, गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध क्या कर लेगा, बल को पैदा कर लेगा। किसके कारण, अपनी वेग के कारण, जिससे क्या होगा, ये बैलेंस हो जाएगा और इसके विपरीत भी इतना ही बल लग रहा होगा। यानी mg बल इसका अंदर की ओर लग रहा होगा तो mg बल बाहर की ओर लग रहा होगा, जिसके कारण क्या होगा, उपग्रह स्थिर अवस्था में रहेगा और वहां भारहीनता की स्थिति दिखाई देगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डोरी से बंधे हुए एक पत्थर को तेजी से वृत्त में घुमाया जाता है, तो घुमाते समय अचानक डोरी टूट जाए तो क्या होगा। ऐसे मान लीजिए आपने क्या लिया, एक डोरी में बांध लिया पत्थर और आपने ऐसे घुमाना शुरू किया, अगर डोरी टूट जाए तो क्या होगा, ये पूछ रहा है। देखो ऐसे मान लीजिए यहाँ एक पॉइंट आप खड़े, यहाँ कोई छोटू खड़ा है, इसने क्या किया, ये धागा लिया और इसमें पत्थर बांध दिया और ये गोल गोल घुमा रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर ये धागा टूट जाए, जैसे ही ये धागा टूटेगा तो ये सीधा निकल जाएगा, किधर निकल जाएगा, सीधा निकल जाएगा, ना कि ये वृत्ताकार पथ पर ना जाकर किधर निकल जाएगा, सीधा निकल जाएगा। तो ये किसके का, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पर पत्थर का जो स्पर्श रेखीकृत उड़ जाएगा, मतलब रेखीकृत मतलब सीधा उड़ जाएगा, ये घूमेगा नहीं, सीधा चला जाएगा। किसके कारण, पत्थर के स्पर्श रेखीकृत के कारण उड़ जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर ए हो जाएगा। यानी ये छोटू क्या कर रहा है, पत्थर को बांध के घुमा रहा था गोल गोल, और अचानक क्या हुआ, पत्थर ये टूटा, टूटने का अगर क्या होगा, पत्थर सीधा निकलेगा, ना कि गोल गोल पथ पे नहीं घूमेगा। क्यों,
क्योंकि गोल पथ पे घुमाने के लिए उसे धागे की जरूरत होगी और धागा टूट चुका है। टूटने के कारण क्या होगा, ये सीधा निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अंडा मृदु जल में डूब जाता है किंतु नमक के सांद्र घोल में तैरता रहता है, क्यों? तो देखो मैंने क्या बताया आपको, देखो कोई वस्तु अगर तैर रही है तो उसका मतलब यही है कि उस वस्तु ने अपने भार के बराबर पानी को विस्थापित कर दिया होगा। अगर वस्तु अपने भार के बराबर पानी को विस्थापित नहीं कर पा रही है तो वो डूब जाएगी। देखो वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगता है। देखो क्या कह रहा है, अंडा घोल के नमक में अवशोषण करता है और फैल जाता है, ये तो कोई बात ही नहीं बनती डूबने की। एल्यूमीन नमक के घोल में घुल जाता है तथा अंडा हल्का हो जाता है, ये भी कोई बात नहीं हुई। यानी समोसा अंडा में कैसे कुछ घुल जाएगा। आगे देखिए, नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक हो जाता है, यानी नमक का जो घोल है उसका घनत्व अधिक हो जाएगा, इसके कारण भी अंडा नमक के पानी में नहीं डूबेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर अपनी चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए। मतलब देखिए एक कोई व्यक्ति है और इस गोलाकार पथ पर क्या कर रहा है, घूम रहा है, ठीक है, गोलाकार पथ पर क्या कर रहा है, घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है। अगर उसे क्या करना है, अपनी गति को धीमा करना है तो क्या करे, तो उसे अपने हाथ को क्या करना चाहिए, फैला लेना चाहिए। ऐसे हाथ फैला लेगा तो फैलाने से क्या होगा, उसके जो हाथों पर क्या लगेगा, वायु का घर्षण बल लगेगा और उसकी गति क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि उसका एरिया बढ़ जाएगा। जब हाथ फैलाएगा तो क्या होगा, एरिया बढ़ जाएगा और दाब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और दाब बढ़ने के कारण क्या होगा, उसकी गति धीमी हो जाएगी। तो क्या करना चाहिए, उसे अपने हाथ को बाहर तक फैला ले दें, यानी अपने हाथों को अगर वो फैला लेगा तो क्या हो जाएगा, एरिया बढ़ जाएगा, और एरिया बढ़ जाएगा तो दाब क्या हो जाएगा, दाब बढ़ जाएगा और उसकी गति धीमी हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साबुन कपड़ों को बेहतर सफाई क्यों सहायक होता है। तो देखो जितने भी डिटर्जेंट या साबुन होते हैं वो क्या करते हैं, सभी साबुन या डिटर्जेंट जो होते हैं पानी के पृष्ठीय तनाव को घटा देते हैं। क्या करते हैं, पानी के पृष्ठीय तनाव को घटा देते हैं और कपड़ों की गंदगी को साफ कर देते हैं। ठीक है, तो कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, साबुन कपड़ों का बेहतर सफाई में सहायक क्यों होता है, क्योंकि यह घोल के पृष्ठीय तनाव को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। साबुन क्या करते हैं, पृष्ठीय तनाव को कम कर देते हैं। ठीक है, न्यूटन मीटर किसका मात्रक है, न्यूटन मीटर किसका मात्रक है ये आपको बताना है। देखो न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर हो या जूल हो या कैलोरी हो, कैलोरी, ये सारे के सारे मात्रक किसके हैं, ये मात्रक हैं हमारे किसके, ऊर्जा के, किसके, ऊर्जा के मात्रक हैं, ऊर्जा के मात्रक। और शक्ति का क्या होता है, वाट होता है, बल का क्या होता है, न्यूटन होता है, त्वरण का क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो न्यूटन मीटर, जूल या कैलोरी ये किसके मात्रक हैं, सारे के सारे ऊर्जा के मात्रक हैं। देखो डायनमो किसे परिवर्तित करता है, तो डायनमो देखो कहाँ लगा होता है, ट्रैक्टर में, गाड़ियों में, बस में, जीप में लगा होता है। वो क्या करता है, इंजन के साथ जुड़ा हुआ होता है, एक शाफ्ट के साथ, किसके द्वारा, एक बेल्ट के द्वारा जुड़ा होता है। और जैसे ही इंजन घूमता है वैसे ही क्या घूमता है, हमारा डायनमो घूमता है। डायनमो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, मतलब यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, बदल देता है। डायनमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दूध से क्रीम को निकाल लेने पर क्या होगा, दूध से क्रीम को निकालने पर क्या होगा ये आपको बताना है। देखो घनत्व बढ़ेगा घटेगा ये बताना है आपको। तो देखो घनत्व क्या होता है, घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। अगर बात करें दूध से अगर हम क्रीम निकालते हैं तो क्रीम निकालने पर द्रव्यमान बटा आयतन में दोनों में कमी आती है, लेकिन आयतन में कमी द्रव्यमान की तुलना में अधिक होती है। आयतन में जो कमी होती है, कमी दोनों में होगी, देखो इसमें भी कमी आएगी और इसमें भी कमी आएगी, लेकिन
जब हम दूध से क्रीम निकालते हैं तो देखो उसका द्रव्यमान भी कम होगा और उसका आयतन भी कम होगा, लेकिन अधिकतर आयतन में ज्यादा कमी आएगी, यानी आयतन में क्या होगी, ज्यादा कमी आ जाएगी किसकी अपेक्षा, द्रव्यमान की अपेक्षा। इसलिए घनत्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। घनत्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी जैसे ही अगर हम दूध से दही क्रीम निकालते हैं तो क्या होगा, आयतन और द्रव्यमान दोनों में कमी होगी, लेकिन द्रव्यमान की अपेक्षा आयतन में अधिक कमी होगी, जिसके कारण क्या होगा, उसका घनत्व बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, दूध का घनत्व बढ़ जाएगा। दूध का घनत्व क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि आयतन में अधिक कमी होती है। घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, और आयतन में अधिक कमी होने के कारण घनत्व क्या होगा, बढ़ जाएगा। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है। तो देखो, किसी भी पिंड का भार विभिन्न ग्रह पर भिन्न भिन्न होता है। हाँ, क्योंकि सभी ग्रहों पर अपना अपना गुरुत्वाकर्षण बल अलग अलग होता है, कहीं ज्यादा तो कहीं कम। पहला ठीक है। अगर कह रहा है किसी भी पिंड का द्रव्यमान पृथ्वी पर, चंद्रमा पर और अतिरिक्त ग्रह पर समान होता है, तो देखो मैंने क्या बताया, द्रव्यमान हमेशा समान रहता है, भार चेंज हो जाता है। द्रव्यमान हर जगह पर समान रहता है, द्रव्यमान चेंज नहीं होता है। तो आंसर हमारा बी भी ठीक हो जाएगा। किसी भी पिंड की भारहीनता की स्थिति उस पर लगने वाले गुरुत्वीय बल के प्रति संतुलन पर होती है। और अगला है, पृथ्वी की सतह पर, समुद्र तल पर किसी भी पिंड का भार द्रव्यमान के समान होता है। तो हमारा देखो बात हमारी तीसरी भी सही है। कैसे, किसी भी पिंड की भारहीनता स्थिति लगने पर गुरुत्वीय बल के प्रति संतुलन होने होती है। तो देखो अगर किसी पिंड, ये मान लीजिए कोई पिंड है, तो ये नीचे की ओर पृथ्वी की तरफ कौन सा बल लगेगा, mg लगेगा। अगर इसे हमें संतुलन करना है तो इसके ऊपर भी क्या करना पड़ेगा, हमें mg बल लगाना पड़ेगा। क्या, नीचे बल mg लग रहा है तो ऊपर भी हमें mg बल लगाना पड़ेगा, तब ये पिंड क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। यही बात किसमें कही है, इसने तीसरे वाले पॉइंट में कही है। चौथा वाला पॉइंट कह रहा है हमारा कि पृथ्वी के सतह पर, समुद्र तल पर किसी भी पिंड का भार द्रव्यमान के बराबर होता है। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि समुद्र तल जो होता है, कुछ समुद्र जो है, समुद्र के तल जो है हमारे ध्रुव पर भी है, इसे अटलांटिक सागर कहते हैं। अटलांटिक सागर में अगर कहाँ है, दक्षिणी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर है। और दक्षिणी ध्रुव पर क्या होता है, ध्रुवों पर जी का मान अधिक होता है, तो वहां भार अधिक हो जाएगा, इससे द्रव्यमान से। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है। इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है, द्रव्यमान होती है। बताइए क्या होती है, द्रव्यमान, वजन, घनत्व आते हैं। तो किसी भी इस पदार्थ की, इस्पाती नहीं, किसी भी पदार्थ की अगर वो मात्रा है तो वो क्या होगी, द्रव्यमान होगी। क्या होगी, द्रव्यमान। और वजन क्या होता है, वजन होता है हमारा mg, मतलब द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण। और घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बड़े आयतन। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, क्योंकि चंद्रमा वायुमंडल क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ जो परमाणुओं का पलायन वेग है वो उसके वर्गमूल मान से क्या है, कम है। जहां परमाणुओं का पलायन वेग उसके वर्गमाध्य मूल वेग से क्या है, कम है। ठीक है, इसलिए वहां कोई वायुमंडल नहीं है। और जो भी गैस होती है वायुमंडल चंद्रमा के पास, वो सारी उड़कर अंतरिक्ष में चली जाती है, क्योंकि पलायन वेग क्या है, कम है इसका। आगे देखो, निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी का मान सबसे अधिक होगा। तो मैंने क्या बताया, देखो ये क्या, पृथ्वी का ये क्या है, भूमध्य रेखा, ये है केंद्र। तो ये क्या है हमारा, नॉर्थ पोल, और ये क्या है, साउथ पोल, यानी ध्रुव। तो देखो जी का मान की बात करें तो देखो अधिकतम क्या होगा, ध्रुवों पर क्या होता है, अधिकतम होता है। अधिकतम कहाँ होगा, ध्रुवों पर, दक्षिणी ध्रुव। और देखो ये क्या है, भूमध्य रेखा। यहाँ भूमध्य रेखा पर क्या होगा, न्यूनतम होगा। क्या होगा, न्यूनतम। और पृथ्वी के केंद्र पर, ये क्या, पृथ्वी केंद्र, यहाँ क्या होगा, जीरो होगा। क्या होगा, जीरो होगा। तो देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी का मान अधिक होगा। तो किस स्थान पर जी का मान अधिक होगा, तो अटलांटिक कैंप में। क्यों होगा, अधिक क्यों होगा, क्योंकि अटलांटिक कैंप कहाँ है, दक्षिण ध्रुव पर। कहाँ है, यहाँ होगा। अटलांटिक कहाँ है, यहाँ है अटलांटिक। तो यहाँ
होने के कारण यानी ध्रुव पर है अटलांटिक, और इसी कारण यहाँ क्या होगा, भार अधिकतर होगा। क्यों होगा, क्योंकि अटलांटिक कहाँ है, दक्षिणी ध्रुव पर, और दक्षिणी ध्रुव पर क्या होगा, हमारा जी का मान अधिकतम होगा, और इसके कारण ही क्या होगा, भार का अधिक, सबसे जी का मान कहाँ होगा, अधिक होगा। देखो ध्रुव चलित वेग ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है, तो ध्रुव चलित वेग किस पर नाम करते हैं, पास्कल के नियम पर। किसके नियम पर, पास्कल के नियम। और पास्कल का नियम क्या कहता है, किसी कम क्षेत्र पर कम दाब लगाकर हम बड़े क्षेत्र पर बड़ा अधिक बल प्राप्त कर सकते हैं। ये किसका नियम है, पास्कल का नियम, यानी कम क्षेत्र पर कम बल लगाकर हम अधिक क्षेत्र पर अधिक बल प्राप्त कर सकते हैं। यह किसका नियम है, पास्कल का नियम है। तो हमारे ध्रुव चलित वेग किस पर निर्माण, किससे संबंधित है, तो पास्कल के नियम से। निम्न में से किस इकाई का न्यूटन मीटर नहीं है, न्यूटन मीटर किसका मात्रक नहीं है, तो देखो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, न्यूटन होता है, ठीक है। गतिज ऊर्जा की बात करें तो इसे हम न्यूटन मीटर या हम इसे कह सकते हैं जूल भी कह सकते हैं, या कैलोरी भी कह सकते हैं, कैलोरी, ठीक है। ऐसे ही कार्य को हम न्यूटन मीटर भी कह सकते हैं, जूल भी कह सकते हैं, और कैलोरी भी कह सकते हैं। ऐसे ही ऊर्जा को भी हम क्या कह सकते हैं, ये तीनों कह सकते हैं। तो देखो न्यूटन मीटर किसकी इकाई नहीं है, बल की इकाई नहीं है, बल का मात्रक क्या है, न्यूटन है। तो आंसर हमारा ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक धावक लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ दूर दौड़ता है, क्यों, क्योंकि छलांग लगाते समय उसके शरीर की गति बढ़ जाती है, और बढ़ने के कारण क्या होता है, वो अधिक दूरी तक कूदने में मदद करती है। क्या, जब वो बल अधिक यानी गति अधिक प्राप्त कर लेगा, इससे कारण क्या होगा, वो अधिक दूरी तक जाने में समर्थ होगा। क्या, छलांग लगाते समय उसके शरीर की गति जड़ता उसको ज्यादा दूरी तक तय करने में मदद करती है। इसलिए हम क्या करते हैं, पहले लंबी कूद करने से पहले हम क्या करते हैं, थोड़ी दूर रेस लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विभिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर पर एक साथ गिराया जाए। देखो क्या है, इसके दो प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। अगर वो पूछे कि वायुमंडल की उपस्थिति में, तो कम भार वाला पहले, अधिक भार वाला पहले पहुंचेगा, कम भार वाला बाद में पहुंचेगा। अगर उसने देखो इस प्रकार से क्वेश्चन दिया, उसने कुछ नहीं कहा, वायुमंडल की बात ही नहीं कही, तो इसका मतलब ये कह रहा है निर्वात की बात कर रहा है। किसकी, निर्वात की। अगर निर्वात में कोई भी दो वस्तुओं को ऊंचाई से गिराया जाता है तो वो एक साथ ही पृथ्वी पर पहुंचेंगी, क्योंकि उन पर कोई भी वायु का घर्षण बल नहीं लग रहा होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचेंगे। अगर यही वो बोल देता कि विभिन्न द्रव्यमान के दो पत्थर एक भवन के शिखर से गिराए जाते हैं जब का हो हवा चल रही हो, तो हवा चल रही होगी तो जो अधिक द्रव्यमान का होगा वो पहले पहुंचेगा, ठीक है। कोणीय संवेग क्या के बराबर होता है, बताइए कोणीय संवेग क्या होता है, तो कोणीय संवेग होता है हमारा जड़त्व आघूर्ण गुणा कोणीय वेग। कोणीय संवेग क्या होता है, जड़त्व आघूर्ण गुणा कोणीय वेग। अगर बात करें संवेग की, संवेग क्या होता है हमारा, संवेग होता है हमारा द्रव्यमान गुणा वेग, और कोणीय संवेग क्या होता है हमारा, जड़त्व आघूर्ण गुणा कोणीय वेग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरते लगती है। अगर देखो लोहे की सुई को अगर पानी पर तैराना है तो जल का पृष्ठ तनाव क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो पृष्ठ तनाव के कारण ही हम किसी सुई को पानी पर तैरा सकते हैं। कैसे, अगर कोई भी सुई है, अगर उसे आप ग्रीस वगैरह को लगा दें या वैक्स वगैरह लगा दें और फिर उसे पानी पर डालें, तो क्या होता है, वो पानी पर तैरने लगती है। क्यों, क्योंकि वो पृष्ठ तनाव को कम कर देती है, इसके कारण वो पानी पर तैर सकती है, ठीक है। तो किसके कारण तैर सकती है लोहे की सुई, पृष्ठ तनाव के कारण तैर सकती है। बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संरक्षण पर आधारित है। तो बर्नौली का जो सिद्धांत है वो किस पर आधारित है, तो बर्नौली का जो नियम है वो है ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित। किस पर, ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित। और ऊर्जा का संरक्षण क्या है, यानी किसी भी ऊर्जा को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही उसे खत्म कर सकते हैं। केवल ऊर्जा को हम एक स्थान से
एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं, रूपांतरित कर सकते हैं। यानी ऊर्जा को हम केवल रूपांतरण कर सकते हैं, ना ही नष्ट कर सकते हैं, ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ब्लैटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल है। यानी पेपर के द्वारा जो स्याही सोखी जाती है वो किसके कारण सोखता है, केशकीय प्रघटना के कारण। केशकीय प्रघटना के कारण, केशकीय प्रघटना क्या होती है कि यानी एक केश नली में द्रव का ऊपर तथा नीचे चढ़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम, केशकात्व कहते हैं। ठीक है, उसी के कारण क्या होता है, ब्लैटिंग पेपर पर स्याही को सोख लिया जाता है। किसी वस्तु को किसी सतह पर समान गति से फिसलते रहने के लिए किस बल की आवश्यकता होगी। तो देखो, अगर देखो क्या है, स्थैतिक घर्षण। ये कब होता है, स्थैतिक घर्षण, अरे खड़ी वस्तु क्या हो, खड़ी हो, वस्तु खड़ी हो तब क्या लगेगा, स्थैतिक घर्षण लगेगा। लॉर्टेन बल, ये क्या होगा, वस्तु लुढ़क रही हो, क्या रही हो, लुढ़क रही हो, लुढ़क रही हो। संपर्क घर्षण बल लगाता है यानी संपर्क में आने पर, कब, संपर्क में आने पर, संपर्क में आने पर संपर्क घर्षण बल लगता है। लेकिन किसी वस्तु को फिसलने पर जो बल लगता है उसे बोलते हैं सर्पी बल। क्या बोलते हैं, सर्पी घर्षण कर लगता है जब वस्तु क्या कर रही हो, एक दूसरे पर फिसल रही हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे न्यूटन के पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं। तो ये बताया था ब्रह्मगुप्त ने। किसने, ब्रह्मगुप्त ने। ये एक भारत के दार्शनिक, वैज्ञानिक और राजनीतिक हुए थे। इन्होंने बताया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं। किसने बताया था, ब्रह्मगुप्त ने बताया था। यदि एक पेंडुलम के दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले आया जाए तो घड़ी होगी, देखो पृथ्वी से अगर चंद्रमा पर जाएगी तो उसका दोलन काल बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, देखो टी बराबर होता है 2 पाई रूट एल अपॉन जी। देखो चंद्रमा पर जाएगी तो जी का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और टी का मान बढ़ जाएगा। और जब टी का मान बढ़ जाएगा तो घड़ी क्या हो जाएगी, सुस्त हो जाएगी। घड़ी क्या हो जाएगी, सुस्त हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जी का मान चंद्रमा पर घट जाएगा, और घटने के कारण क्या होगा, आवर्तकाल बढ़ जाएगा, और आवर्तकाल बढ़ने से घड़ी क्या हो जाएगी, सुस्त हो जाएगी। देखो अगला क्वेश्चन है हमारा, गैस भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से फटना आसान क्यों होता है। यानी गुब्बारा है, गुब्बारे अगर हम गुब्बारे को नाखून से फाड़ें तो नहीं फटता है, लेकिन सुई से फट जाता है। क्यों, क्योंकि सुई के द्वारा लगाया गया बल सबसे अधिक होता है। क्यों कि सुई जो होती है बहुत कम क्षेत्रफल पर बहुत अधिक बल लगाती है, इसके कारण क्या होता है, गुब्बारे में छेद हो जाता है और फट जाता है। लेकिन नाखून क्या होता है, अधिक क्षेत्र पर बल लगाता है, अधिक क्षेत्र पर कम बल लगा पाता है, इसलिए नाखून से गुब्बारा नहीं फटता है। और अगर सुई से हम बहुत मिनिमम क्षेत्रफल पर अधिक बल लगा देते हैं, इसके कारण गुब्बारा फट जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, देखो नाखून गुब्बारे पर सुई की तुलना में अधिक दबाव डालता है, नहीं, नाखून कम दबाव डालता है। गैस सुई के साथ अधिक प्रतिक्रियाशील होती है, नहीं, नाखून की तुलना में अधिक लंबा होता है, नहीं। देखो इसमें होगा सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दबाव डालती है। क्यों, क्योंकि सुई बहुत कम क्षेत्रफल पर अधिक दबाव डाल देती है, इसके कारण ही क्या, गुब्बारा फूट जाता है। आगे देखो, लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक रूप से कम कब रहता है। अगर देखो इसके 4 ऑप्शन बनते हैं कि अगर लिफ्ट त्वरित होकर ऊपर जा रही होगी तो वजन कैसा होगा, बढ़ता हुआ प्रतीत होगा। अगर लिफ्ट त्वरित होकर नीचे आ रही होगी तो वजन घटता हुआ प्रतीत होगा। अगर लिफ्ट का तार टूट जाए तो भारहीनता की स्थिति होगी। ठीक है, ये याद रखना आपको। तो देखते हैं इसमें कौन सा होगा, वजन कब महसूस कम होगा, जब लिफ्ट क्या हो रही हो, नीचे आ रही हो। लिफ्ट क्या आ रही हो, जब लिफ्ट तेजी से कहां आ रही हो, त्वरित होकर नीचे आ रही हो, तब क्या होगा, वजन हमें कम महसूस होगा। अगर ऊपर जा रही होगी तो वजन अधिक महसूस होगा। और देखिए, क्रिकेट के गेंद को किस कोण पर मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी पर जा सके। तो अगर किसी को हम गेंद को अगर 45 एंगल पर मारते हैं तो क्या होगी, गेंद अधिक दूरी तक जाएगी।
क्यों जाएगी? क्योंकि परवलयाकार पथ पर, ऐसे मान लीजिए कोई 45 डिग्री पर अगर हम फेंकेंगे तो ये क्या बाद में जाके परवलयाकार पथ कर लेगी, और परवलयाकार पथ लेने के कारण ये गुरुत्वाकर्षण को मात देते हुए लंबी दूरी तक चली जाएगी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा बी, यानी कि क्षैतिज में 45 डिग्री। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? बी। बी इज द राइट आंसर। तो देखो आज तक के लिए हमारे इतने ही क्वेश्चन थे। अब हम मिलते हैं आपको अगली क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।